सीतारामपुर गांव में सावित्री रहती थी। सावित्री बहुत ही अच्छी महिला थी। उसका बेटा किशोर शहर में काम करता था, जो कि गांव से बहुत ही पास था। सावित्री ने अनामिका नाम की एक लड़की से उसकी शादी करा दी। अनामिका बहुत ही घमंडी और बात बात पर लड़ाई करने वाली लड़कियों में से थी। वो बड़ों को कभी सम्मान नहीं करती थी। अनामिका की शादी के बाद वो सावित्री को बिल्कुल श्रद्धा नहीं करती थी, पर सावित्री अनामिका को हमेशा से ही अपनी बेटी की तरह मानती थी। हर काम में वो अनामिका को हाथ बटाती थी, पर अनामिका ये सारी चीजों को नजरअंदाज करती थी और सावित्री को घर की बोझ की तरह समझती थी। इसी तरह कुछ दिन निकल गए। एक दिन अनामिका जब टीवी देख रही थी, सावित्री उसके पास आई थोड़ी कमजोर हालत में और फिर आके कहने लगी, बेटा अनामिका, मुझे आज थोड़ी कमजोरी जैसी लग रही है, थोड़ा चावल लाकर दे दो। आपको हिम्मत नहीं हो रही है कुछ करने का, पर आपको खाना खाने के लिए हिम्मत है। मैं सीरियल देख रही हूँ, वहाँ सब रखा हुआ है, जाकर खा लीजिए, समझी? ये सुनकर सावित्री उदास होकर वहाँ से चली गई। इस बुढ़िया औरत के साथ कुछ ऐसा करना होगा ताकि ये घर छोड़ के चली जाए जितनी जल्दी हो सके। फिर मैं और मेरे पति शांति से यहाँ रह सकेंगे। जैसे आज वो ऑफिस से आएंगे, मैं उनसे शहर के बारे में पूछूंगी। इस तरह से वो सोचने लगी। फिर किशोर जब उस रात घर वापस आया, अनामिका अपने कमरे में बैठकर कुछ सोच रही थी। ये किशोर ने देखा और पूछने लगा, अरे ऐसा क्या गंभीरता से सोच रही हो या कुछ कहना चाहती हो? बताओ अनामिका। वो मैं कह रही थी, हम शहर जाके रहें। हमें शहर जाके रहने की क्या जरूरत है, जब हमारा खुद का यहाँ घर है, और ये सब छोड़कर हम क्यों जाए शहर? हम सब नहीं जा रहे हैं, आपकी माँ यहीं रहने वाली है। अगर हम दोनों चले गए, फिर मेरी माँ यहाँ अकेली क्या करेगी? यहाँ पर वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल भी रखेगी, इसीलिए उन्हें छोड़ के हमें शहर जाके रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी माँ हमारे साथ रहे, इसीलिए मैं अलग रहना चाहती हूँ उनसे। बंद करो ये सब पागलपन, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, हम यहीं पर रहेंगे, समझ आया तुम्हें? उसने चिल्लाकर कहा। ये सुनकर अनामिका की बोलती बंद हो गई और वो कुछ कह ना पाए। दूसरे दिन सुबह जब किशोर अपने ऑफिस के लिए निकल गया, किशोर तो मेरी एक बात नहीं सुन रहे हैं। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उसे अपने घर से निकालने के लिए, तभी जाकर मैं उसके साथ खुश रह सकती हूँ। 2 दिन बीत गए। एक दिन अनामिका और उसकी सासू माँ दोनों कपड़े धो रहे थे। फिर अनामिका मनी मन सोचने लगी, अगर मैं जाके उनके सामने मेरे कपड़े रख दूं धोने के लिए, तो वो जरूर नाराज हो जाएंगी और मुझसे लड़ने लगेंगी। फिर हम ये घर छोड़ सकते हैं। ये सोचकर उसने अपने कपड़ों को ले जाकर सावित्री के सामने रख दिया। ये मेरे कपड़े धो दीजिए। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारे पास कोई और काम है तो कर लो। जब सावित्री ने ऐसा जवाब दिया तो वो फिर उससे लड़ नहीं पाई और चली गई। जा, मैंने सोचा था इस बात से कम लड़ेंगी, वो भी नहीं हुआ। ये सोचते सोचते वो चली गई और टीवी देखने लगी। इसी तरह कई दिन निकल गए। अनामिका हर तरह की मुश्किल काम सावित्री से करवाने लगी, फिर भी सावित्री को कुछ फर्क नहीं पड़ा और वो सब कुछ मुस्कुराते हुए करती रही। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। फिर एक दिन अनामिका उल्टियां करने लगी और पता चला कि वो गर्भवती है। ये बात जब किशोर को पता चला तो वो खुशी से झूम उठा। अरे वाह अनामिका, तुमने तो बड़ी अच्छी खबर सुबह सुबह सुनाई है। मैं आज बहुत खुश हूँ। आज मेरे ऑफिस वालों को तो मुंह मीठा कराना बनता है। फिर किशोर ऑफिस के लिए निकल गया। सावित्री भी इस बात से बहुत खुश हुई। बेटा अनामिका, आज के बाद से बहुत संभल के रहना होगा। जितनी खुश तुम रहोगी, उतना ही स्वस्थ बच्चा होगा तुम्हारे पेट के अंदर। जब तक आप यहाँ पर रहेंगी, मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? क्या आपको थोड़ी भी अकल नहीं है कि 2 शादीशुदा जोड़ियों के बीच में नहीं रहना चाहिए? और बड़ी बड़ी बातें। अनामिका की ऐसी बातें सुन के सावित्री बहुत दुखी हो गई। फिर वो कहने लगी, मैं तो बस यही चाहती हूँ तुम और मेरे बेटे हमेशा खुश रहो। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूं, तो मैं चली जाऊंगी। हाँ हाँ, ऐसा ही कीजिए, आपको पुण्य मिलेगा और हम आराम से रह सकेंगे। उसकी बातों को सुनकर वो काफी दुखी हो गई और अपनी बोरिया बिस्तर बांध ली, पर वो चाहती थी कि किशोर को बताकर फिर वो वहां से जाए। तब तक किशोर घर आ ही गया। बेटा किशोर, मैं कुछ दिनों के लिए आश्रम जाकर रहना चाहती हूँ और सेवा करना चाहती हूँ।
ये बताने के लिए इंतजार कर रही थी मैं। ये सुनकर किशोर बिल्कुल चौंक गया। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, फिर अभी कैसे? ऊपर से अनामिका अभी गर्भवती है, ऊपर से आप चली गई तो वो कैसे संभालेगी? जब उसने ऐसा माँ से कहा तो अनामिका जो बगल में खड़ी थी वो कहने लगी, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं अकेले सब संभाल लूंगी। माँ, क्या आपको किसी ने जाने के लिए कहा है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बेटा, मुझे बस लगा तो मैंने कहा। कोई क्यों कहेगा भला? आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकती है, मैं आपको जाने के लिए अनुमति नहीं दूंगा। उसकी बातें सुन के सावित्री और कुछ कह नहीं पाई। फिर उसने अपनी बुढ़िया माँ को रोक ही लिया, नहीं जाने दिया। ऐसा ही सोचने लगी वो। कुछ महीने निकल गए। एक दिन किशोर अनामिका से कहने लगा, अनामिका, मैं 1 हफ्ते के लिए ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम और माँ ठीक से रहना। डॉक्टर ने कहा है अगले 15 दिनों के अंदर तुम्हारी डिलीवरी होगी। मैं जल्दी वापस आऊंगा। उसके बाद 2 दिन निकल गए। अनामिका को रात के वक्त हल्का हल्का दर्द महसूस होने लगा और ठीक उसी वक्त बाहर बहुत बारिश हो रही थी। हे भगवान, डॉक्टर ने तो कहा कि अभी भी वक्त है, पर मेरा दर्द तो बढ़े जा रहा है, क्या करूं मैं? ये सोचते सोचते उसके दर्द और तेज होने लगे। जब वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाई तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर सावित्री दौड़ के आई अनामिका के कमरे में और देखा। 1 मिनट रुको बेटा, मैं अभी जाकर किसी को बुलाकर लाती हूँ। बारिश में भीगते हुए वो दौड़ के गई पड़ोस के घर में और दरवाजा खटखटाया, पर कोई नहीं आया सहायता के लिए। सावित्री समझ नहीं पा रही थी उसे क्या करना चाहिए। उसने एक ठेले में अनामिका को लेटाया अपनी गोद में उठाकर और उसे कंबल से ढक दिया ताकि बारिश में वो भीग ना जाए, और धक्के मारते हुए उस ठेले को वो अस्पताल ले गई। ये सब देखने के बाद अनामिका को अपनी गलती का एहसास हुआ जो अब तक उसने किया था। तुरंत डॉक्टर ने अनामिका का प्रसव कराया। अनामिका ने एक पुत्र संतान को जन्म दिया। थोड़ी देर के लिए अनामिका को अपनी सारी गलतियां जो उसने की थी वो याद आने लगी और ये सोचकर वो रोने लगी। क्या हो गया अमृता बेटा, क्यों रो रही हो तुम? सासू माँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आज मैं और मेरा संतान जीवित है सिर्फ आपकी वजह से। मेरी बहुत बड़ी गलती थी ये सोचना कि आपको घर से दूर भेज देना है। हमें कभी छोड़ के मत जाइएगा। उन बातों को लेकर परेशान मत हो, मैं हमेशा से तुम लोगों की खुशी चाहती थी। तुम मेरी बेटी जैसी हो, मैंने कभी तुम्हें गलत नहीं समझा। अनामिका को तब जाकर सावित्री के बड़प्पन का एहसास हुआ। अपनी गलतियों का पश्चाताप करते हुए अनामिका खुद को बदल ली और उसके बाद से अनामिका और सावित्री माँ बेटी जैसे रहने लगी। वो गांव था जहाँ पर सासू माँ और बहुरानी रहती थी, गायत्री और अनामिका। गायत्री की बेटी नीलिमा भी उन्हीं के साथ रहती थी। गायत्री और अनामिका के पति दोनों ही दुबई में पैसे कमाने के लिए रहते थे। कभी कभी किसी अवसर पर वो आते थे और फिर चले जाते थे। अनामिका बहुत ही शांत स्वभाव की थी और सासू माँ गायत्री बहुत ही गुस्से वाली महिला थी। उन्हें ये भी नहीं पता होता था कब कैसे बात करना चाहिए। कभी कभी वो अपनी बहू रानी से बहुत प्यार से पेश आती थी और कभी कभी उस पर गालियों की बौछार करती थी। इसी तरह दिन निकलते गए। कुछ दिन के बाद ऐसा होने लगा कि बहू रानी को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था सासू माँ के लिए। जब ऐसा चल ही रहा था, एक दिन नीलिमा चूल्हे पर खाना बना रही थी। खाना बनाने के बाद उसने चारों तरफ देखा। मेरी माँ और भाभी दोनों ही घर पे नहीं है। अब मैं आराम से खुशी खुशी बैठकर कोयला खा सकती हूँ। हाँ, ये सोचकर वो कोयला निकालकर खाने लगी। इस दौरान अनामिका वहाँ पर आ गई और देख ली। अरे नीलिमा, तुम क्या कर रही हो? कोयला खा रही हो? तुम बच्ची हो क्या जो कोयला खा रही हो? छी! इस तरह से उसने नीलिमा से पूछा। नीलिमा के दिमाग में बहुत ज्यादा खौफ छा गया। फिर वो, लो, मेरी भाभी ने देख लिया, मेरा तो काम तमाम हो गया। वो बहुत ज्यादा डरी और घबराई हुई थी। इस बीच गायत्री वहाँ पर आ गई। तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? नीलिमा ये सब सुन के कहने लगी,
माँ, भाभी यहाँ पर हड़बड़ा के किचन में आई। मैं भी पीछे पीछे आ गई। जैसे ही वो बचे कुचे कोयला खाने जा रही थी, मैंने उन्हें रोक दिया। मैंने भाभी से पूछा ये क्या है। फिर उन्होंने कहा कि बचपन से ही कोयला खाने की आदत है उन्हें, इसीलिए वो आज भी खाएंगी। मैंने कहा अगर आप ऐसा करती है तो आपकी सेहत के लिए खराब हो सकता है। क्या फिर से अस्पताल का चक्कर लगाना चाहती है? उससे हमें फायदा नहीं, बहुत नुकसान होने वाला है। मैं उन्हें समझा ही रही थी, तब तक आप यहाँ पर आ गई। इस तरह से उसने कहा। गायत्री ये सुनकर बहुत गुस्से से देखने लगी अपनी बहुरानी को। अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे? तुम ऐसा करने की कोशिश कर रही थी ताकि लोग कहे कि इसकी सासू माँ खाना नहीं देती है। ये सारी बातें सुनकर अनामिका कहने लगी, सासू माँ, नीलिमा झूठ बोल रही है। जो हुआ था बिल्कुल उसका उल्टा आपको बता रही है। देखा माँ, ये मेरे ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही है। जब उसने ऐसा कहा, सासू माँ बहुरानी पर बहुत गुस्सा हो गई। क्या तुम मेरी बेटी को झूठा साबित करोगी? अगर तुम्हें खाने का मन है तो जाओ खाओ। फिर वो उसे जबरदस्ती बैठाते हैं। सासू माँ और बेटी दोनों मिलकर उसे कोयला खिलाने की कोशिश करने लगते हैं। चाहे कितना भी बहुरानी सच कहने की कोशिश करे, सासू माँ उसकी एक बात नहीं सुनी और इस तरह से वो अपनी बहुरानी के साथ जबरदस्ती करती है। फिर उसके बाद वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। देखा तुमने, अगर तुम मेरे खिलाफ जाओगी तो क्या होगा? अच्छा होगा अगर तुम अपने काम पर ज्यादा ध्यान दो और मेरी चीजों पर दखलंदाजी ना करो, नहीं तो मैं तुम्हें देख लूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। बदकिस्मती से बहुरानी को इतना ज्यादा भुगतना पड़ा। इस तरह कुछ दिन निकल गए। कुछ ना कुछ मसला घर पर चल ही रहा था। एक दिन बहुरानी कहने लगी, सासू माँ, अब मैं ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। आप मेरी जिंदगी को नरक बना के रखी है। मुझे ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं अपने गाँव वापस जाना चाहती हूँ। यहाँ रहूंगी तो मैं पागल हो जाऊंगी। क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? वहीं जाकर रहो अगर तुम्हें रहना है तो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? जाओ। इस तरह से गुस्से से सासू माँ ने कहा, ठीक है सासू माँ, मैं चली जाऊंगी। बहुरानी भी गुस्से में आकर ऐसा कहकर वहाँ से चली गई। जब बहुरानी चली गई, फिर सासू माँ कहने लगी, अच्छा हुआ कलमुही यहाँ से चली गई। ऐसा लगता है उसे कि ये घर वही चला रही है, हमें तो खाना पकाना आता ही नहीं। ऐसा कहकर वो अपनी बहुरानी को कोसने लगी। इस तरह दिन निकलते गए। एक दिन सुबह सुबह सासू माँ और बेटी बहुत देर तक सोती रह गई। फिर गायत्री अपनी बेटी नीलिमा से कहने लगी, अरे कोई घर की महिला इतनी देर तक सुबह सोती है क्या? चलो उठो, घर का काम करो, खाना बनाओ। अगर तुम पराये घर में जाओगी तो वो तुम्हें क्या कहेंगे? ये सारी बातें सुनकर नीलिमा को बहुत गुस्सा आ गया और वो अपनी माँ से कहने लगी, माँ, सिर्फ कहावतें मत सुनाया करो, उसका परिणाम भी बताया करो। मुझे कहने से पहले क्या आपको पता नहीं था कि सुबह उठकर घर का सारा काम करना है? ये कहकर वो वहाँ से चली गई। फिर सासू माँ मनी मन सोचने लगी, देखो कैसे जुबान लड़ाती है। इस तरह से वो सोच रही थी। कुछ देर के बाद गायत्री अपनी बेटी नीलिमा से कहने लगी, मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है, मेरे लिए 1 कप कॉफी ले आओ। माँ, मुझे भी सर में दर्द हो रहा है, तुम जाकर खुद ही बना लो और हम दोनों के लिए ले आओ, साथ पियेंगे। ये सारी बातें सुनकर उसकी माँ बहुत आश्चर्य हो गई। बहुत देर के बाद गायत्री को भूख लगी। नीलिमा, कहाँ हो? मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ बनाओ और खाने के लिए दो। वैसे भी मुझे चीनी की बीमारी है, मुझे वक्त वक्त पर खाना खाकर दवाई लेनी होती है। मैं बैठी नहीं हूँ, घर का काम कर रही हूँ, ये काम खत्म होने के बाद कर दूंगी। इस तरह से उसने कहा। गायत्री कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि खुद से उसे कुछ करने की आदत ही नहीं थी। इस बात से नीलिमा को कुछ फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन गायत्री बहुत थक गई थी। अब मुझे समझ में आ रहा है बहुरानी का नहीं होना कितनी तकलीफदायक है। वो सुबह उठ जाती थी, पूरे घर को साफ करती थी, कॉफी बनाती थी, टिफिन बनाती थी, सब कुछ समय पर बनाकर सबको खिलाती थी ताकि मैं समय पर खाऊं और दवाई ले सकूं। मेरी बेटी तो मेरी बात ही नहीं सुनती। मैं बहुत भूखी और कमजोर महसूस कर रही हूँ। इस तरह से उसे तकलीफ होने लगी। नीलिमा, कहाँ हो? वहाँ पर आधी रोटी पड़ी हुई है, मुझे ला कर दो। इतनी हिम्मत भी नहीं कि मैं खुद से जाके ले लूं। उसने चिल्लाकर बोला।
बहुत देर तक नीलिमा का कोई जवाब ही नहीं आया। वो उसे ढूंढने के लिए किचन में गई। उसने देखा कि उसकी बेटी चूल्हे के बगल में बैठकर किचन में कोयला खा रही है। ये देखकर गायत्री चौंक गई। अरे ये किस तरह की आदत है? तुम कोयला खा रही हो? क्या तुम्हें कुछ बीमारी हो गई है? तुम इस तरह की चीजें क्यों खा रही हो? उसने उसे चिल्लाकर पूछा। नीलिमा चुपचाप बैठी रही बिना जवाब देकर। अरे तुम कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही हो और ऐसे बैठी हो? इसका मतलब है तुम्हारी भाभी कोयला नहीं खाती थी। उस दिन वो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए तुमने पूरा इल्जाम उस पर लगा दिया। यही था ना? मुझे सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें इस छड़ी से बहुत पीटूंगी। ये बातें सुनकर नीलिमा काफी घबरा गई। फिर वो कहने लगी, माँ, मैंने बहुत गलती की है, मुझे माफ कर दो। जब मैं छोटी थी तब से मुझे कोयला खाने की आदत है। ये आपको नहीं पता नहीं कैसे ये आदत लग गई। उस दिन मैं काफी डर गई थी, आप जब डांट रही थी, इसलिए मैंने सारा इल्जाम भाभी पर लगा दिया। उसकी बातें सुनकर उसकी माँ बहुत दुखी हो गई। फिर वो कहने लगी, मैंने बिना मतलब से अपनी बहू को इतनी गालियां दी तुम्हारी वजह से। मैंने उस पर इतना अत्याचार किया। तुम्हारे यहाँ होने के बावजूद कभी भी तुम किसी काम के लिए सहायता नहीं करती हो। मेरी हालत जानने के बाद भी तुम मेरा कभी ख्याल नहीं रखती हो। मेरी बहू रानी तो सोने जैसी है, सोने जैसी। अब मैं किस मुंह से उसे घर वापस बुला कर ले आऊंगी? ये कहकर वो काफी दुखी हो गई। फिर जब बहू रानी एक दिन खुद घर वापस आई, उसे देखकर वो बहुत खुश हो गई और कहने लगी, बेटा अनामिका, तुम वापस आ गई। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत अपमान किया मेरी बेटी के बातों पर विश्वास करके। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वापस आ गई हो। अब सासू माँ, आप भी मुझे माफ कर दीजिए इस घर को छोड़ के जाने के लिए। मेरे माता पिता ने मुझे समझाया और फिर घर वापस भेज दिया। मुझे आप पर गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए थी और इस घर को छोड़ के जाना भी नहीं चाहिए था। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, इसके लिए माफी मांग रही हूँ। तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है बेटा। तुम जब नहीं थी, मुझे तुम्हारी अहमियत समझ में आई। नीलिमा खड़ी खड़ी देख रही थी कि सासू माँ और बहू रानी एक हो रही है। फिर वो भी कहने लगी, मैं ही वजह हूँ इन सब के पीछे। माँ, भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। ये कहकर वो रोने लगी। फिर उन दोनों ने मिलकर उसे समझाया और सभी लोग बहुत जोर जोर से हंसने लगे। उसके बाद से सभी एक साथ खुशी खुशी सबको सहायता करते थे और बिना लड़ाई झगड़े के रहने लगे।